गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, सुनी क्लासेस में एक बार पुनः आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि साथियों, पेट 2022 की परीक्षा का डेट 15-16 अक्टूबर को निश्चित हुआ है, जिसका एडमिट कार्ड आयोग की वेबसाइट पे प्रदर्शित हो गया है। आप अपना एडमिट कार्ड निकाल के अपने सेंटर को देख लें कि हमारा सेंटर कहाँ है, क्योंकि अब की आयोग ने क्या किया है, सेंटर काफ़ी दूर दूर बना दिया है। तो इसकी सुविधा के लिए आप पहले से ही जो है, अगर आप पहले से ही एडमिट कार्ड निकाल लेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि हमारा सेंटर कहाँ बना है। इस प्रकार आप अपना जो है माइंड सेटअप कर लेंगे। तो आप चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। पिछली कक्षा में हम रसायन विज्ञान में आपको पढ़ाए थे पदार्थ क्या है, पदार्थ की अवस्थाएं क्या है, प्रत्येक पदार्थ की अवस्थाओं के हम विशेषताओं के बारे में बताए थे। आज का जो उसी के आगे आज हम कंटिन्यू करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें है अवस्था, जो मतलब पदार्थ में अवस्था परिवर्तन, तथा एक दूसरा टॉपिक हमारा है द्रव्यों का वर्गीकरण, मतलब द्रव्य पदार्थों का वर्गीकरण क्या है, उसकी विशेषता क्या होती है, परिभाषा क्या होती है, इसको हम शॉर्टकट में बताएंगे। और क्या होता है पदार्थों में अवस्था परिवर्तन किस प्रकार से होता है। तो हम देर न करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ से। देखिए, द्रव्य में अवस्था परिवर्तन 6 तरीके से होता है, इसी को हमें समझना है, क्योंकि हमने बताया था पिछली कक्षा में आपको कि द्रव्य में अवस्था परिवर्तन विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है। जैसे मतलब ताप, दाब आदि पर निर्भर करता है। तो पहला है जैसे ठोस से द्रव में परिवर्तन। जो ठोस से जब किसी भी मतलब पदार्थ को ठोस से द्रव में बदला जाता है तो उसी प्रक्रिया को गलन कहते हैं। उसके लिए अब उसको अगर द्रव में बदलना है उसको हमें ताप देना पड़ता है, इसी को कहा जाता है गलनांक। जैसे बर्फ जो होता है, जब बर्फ क्या होता है, जब बर्फ पे ताप पड़ता है तो क्या होता है, वो गलने लगता है। इस प्रक्रिया को गलनांक कहते हैं। या इसी प्रकार हम किसी भी धातु को देख लें या किसी भी तत्व को देख लें तो उसमें भी अगर ताप का प्रभाव पड़ता है तो गलन की प्रक्रिया मतलब अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। अगला हमारा जो है द्रव से गैस में परिवर्तन। द्रव से गैस में, इसी को कहते हैं वाष्पीकरण। जब किसी द्रव को हम ताप देके गर्म करते हैं तो उसकी अवस्था में परिवर्तन होता है और गैसीय अवस्था में क्या होता है, बदल जाता है। हमने आपको पहले बताया था कि जो पदार्थ के कण होते हैं वो क्या होते हैं, गतिमान होते हैं। उस पर क्या होता है, अगर विभिन्न कारक का प्रभाव डाला जाए तो क्या होते हैं, और उसमें उनकी अवस्था में क्या होता है, परिवर्तन हो जाता है। जैसे हमने बताया था कि अगर बर्फ है, बर्फ को हम गर्म करेंगे तो द्रव बनेगा, तो द्रव को जब हम गर्म करेंगे तो वाष्प बनेगा, और वाष्प को ही जब हम ठंडा करेंगे तो क्या बनता है, वो द्रव बनता है। और उसी द्रव को जब हम क्या करते हैं और ठंडा करते हैं तो क्या बन जाता है, बर्फ बन जाता है। इस प्रकार क्या होता है, एक अवस्था परिवर्तन है। तो इसी चीज को हम पढ़ रहे हैं कि जो पदार्थ हैं उस पर अगर विभिन्न कारक का प्रभाव हम डालें तो उसकी अवस्था में क्या होता है, परिवर्तन हो जाता है। अगला हमारा है द्रव से ठोस में। द्रव से ठोस में, यदि किसी भी द्रव पदार्थ को हम ठंडा करते हैं तो ठोस बदल जाता है। इसी प्रक्रिया को फ्रीजिंग कहा जाता है, या इसी को कहा जाता है जमना कहा जाता है। क्या कहते हैं, इसी को फ्रीजिंग कहते हैं या इसी को हम जमना कहते हैं। जैसे हमने अभी आपको बताया कि कोई भी पदार्थ अगर द्रव अवस्था में है उसको हम उस पर अगर ठंडा उसको करते हैं तो क्या होता है, वो ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। एग्जाम्पल के साथ देख लीजिए एक और, जैसे लोहा को जब हम पिघलाते हैं, जब उसको हम ताप देते हैं तो पिघल जाता है, और इसके बाद जब वो ठंडा होता है धीरे धीरे क्या होता है, पुनः वो ठोस अवस्था में क्या होता है, परिवर्तित हो जाता है। अगला हमारा चौथा जो है ये है गैस से द्रव में परिवर्तन। इस प्रक्रिया को संघनन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कंसोलिडेशन या संघनन कहा जाता है। इसको समझ लीजिए कि क्या मतलब गैस से वाष्प को उसको द्रव में परिवर्तन। जो बारिश होती है वो इसी प्रक्रिया के तहत होती है, क्योंकि जब समुद्रों या नदियों का जल गर्म होकर वाष्प बन के वायुमंडल में जाता है, जब वहां वो ठंडा होता है तो वही बादल बनता है। वही बादल में क्या होता है, मतलब द्रव के रूप में या बारिश के रूप में क्या होता है, पृथ्वी पर गिरता है। अर्थात कहने का मतलब कि जब वाष्प से द्रव में बदलने की प्रक्रिया को हम संघनन कहते हैं। क्या कहते हैं, संघनन कहते हैं। अगला हमारा है ठोस से गैस में परिवर्तन। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठोस से गैस में परिवर्तन की प्रक्रिया को हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं या इसे कहते हैं सब्लिमेशन। ये प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि ठोस से
गैस में बदलने की प्रक्रिया को कहा जाता है? वाष्पीकरण, संघनन, ऊर्ध्वपातन या गलनांक। 4 ऑप्शन आएंगे, तो वो तो उसका उत्तर होगा ऊर्ध्वपातन। अब इसको हम समझ लेते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट जो है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से बनेगा और छोटी परीक्षाओं में अक्सर पूछ लिया जाता है, या बड़ी कभी कभी बड़ी परीक्षाओं में भी क्या ना कथन या कारक देकर के इस क्वेश्चन पूछा जाता है केमिस्ट्री से। ऊर्ध्वपातन क्या है इसको समझते हैं। जब किसी, हमने बताया था, जब किसी ठोस को हम गर्म करते हैं तो पहले द्रव बदलता है, इसके बाद फिर अगर उस पर हम ताप देंगे तो गैस बदल जाता है। लेकिन कुछ पदार्थ ऐसे भी होते हैं यदि उनको हम गर्म करें तो सीधे ठोस से वो वाष्प में बदल जाते हैं। कहाँ से? सीधे ठोस से वाष्प में बदल जाते हैं। इसी प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन या अंग्रेजी में सब्लिमेशन कहते हैं। इसमें आता है कपूर। क्या आता है? कपूर आता है। इसमें कपूर आ गया और आयोडीन आ गया। क्या हो गया? आयोडीन। 2 पदार्थ ऐसे होते हैं इनको जब हम गर्म करते हैं, ठोस को जब, क्योंकि ठोस अवस्था में होते हैं, जब इनको हम गर्म करते हैं तो बिना द्रवित हुए सीधे कहाँ? वाष्प में बदल जाते हैं। आप लोगों ने देखा है कि इस समय शारदीय नवरात्र चल रहा, बहुत लोग जो है अपने हाथों पे कपूर लेकर के क्या करते हैं? माता जी की आरती लेते हैं। वो क्यों नहीं जलते हैं? अगर वो, क्योंकि कपूर जो होता है वो द्रवित नहीं होता है, सीधे वाष्प बदलता रहता है। लेकिन जो अगर जलते भी उनके, जो उनके मतलब हाथ पे कहीं जलते भी है तो ज्वाला से जलते हैं, ना कि कपूर से जलते हैं। क्योंकि जब तक कोई भी पदार्थ द्रवित नहीं होगा है तब तक आप उसको जल नहीं सकते हैं। तो ये हो गया ऊर्ध्वपातन, ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में बदलना। अगला जो प्रक्रिया हमारा है जो है गैस से ठोस में बदलना। एक हमने क्या कहा? ठोस से गैस में, एक गैस से सीधे ठोस में। इसे कहा जाता है जो है ऊर्ध्वपातन उत्क्रमण। क्या कहा जाता है? ऊर्ध्वपातन उत्क्रमण। ये भी हमने क्या बताया कि यदि किसी पदार्थ को हम गर्म करते हैं वो बिना द्रवित हुए गैस में बदल जाए तो वो हो गया ऊर्ध्वपातन। और ऊर्ध्वपातन उत्क्रमण क्या हुआ? जब किसी गैस को हम ठंडा करते हैं और बिना द्रवित हुए वो सीधे किसमें? ठोस में बदल जाए, तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम? ऊर्ध्वपातन उत्क्रमण कहते हैं। तो ये जो है ये इसी का क्या है? ये इसी का क्या है? विपरीत है। अब 1-2 टॉपिक और हमारा इसमें है, क्वथनांक और गलनांक समझना बहुत जरूरी है। क्वथनांक क्या है? जिस ताप पर कोई पदार्थ क्या करे? वो उबलने लगे, उसी को हम क्वथनांक कहते हैं, या इसी को कहते हैं हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। कि जिस ताप पर कोई पदार्थ क्या है? उबलने लगे, उसी को हम कहते हैं क्वथनांक। जल का जो क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। शुद्ध जल का क्वथनांक कितना होता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अब एक आता है इसी प्रकार, इसको लिख देते हैं हम सही से। ये है जल का जो शुद्ध क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। शुद्ध जल का मैं बता रहा हूं। एक होता है गलनांक, जिस ताप पर कोई ठोस पदार्थ गलना प्रारंभ कर दे, उस ताप को या घटना को हम क्या कहते हैं? गलनांक कहते हैं। क्या होता है? जिस ताप पर कोई ठोस पदार्थ गलना प्रारंभ कर दे, उस घटना को हम कहते हैं गलनांक कहते हैं। जो बर्फ का गलनांक होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। किसका? बर्फ का गलनांक जो होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसी को कहते हैं कमरे का ताप। कि बर्फ का जब तापमान 4 डिग्री सेंटीग्रेड होता है तो गलना प्रारंभ कर देता है। तो ये पूरी प्रक्रिया थी पदार्थ में या द्रव्य में अवस्था का परिवर्तन कि गलन क्या है, वाष्पीकरण क्या है, जमना क्या है, संघनन क्या है, जो ऊर्ध्वपातन क्या है, ऊर्ध्वपातन उत्क्रमण क्या है, एक हमने आप 2 बताया, क्वथनांक, गलनांक। इससे एक आध क्वेश्चन आपको निश्चित ही परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे। अगला हमारा है पदार्थों का वर्गीकरण या द्रव्य का वर्गीकरण, दोनों एक ही है। ये बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन हम आपको आज इसके बारे में केवल छोटा छोटा बताएंगे कि ये होता क्या है आज, क्योंकि इसी से जो इसमें आप देख रहे हैं जैसे शुद्ध पदार्थ होगा, मिश्रण होगा, इसी से आगे आप पढ़ेंगे। ये बड़ा बड़ा जो है इसका एक ही बड़ा बड़ा टॉपिक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो पहले पढ़ते हैं, द्रव्य को हम 2 भागों में बांटते हैं। पहला शुद्ध पदार्थ जिसको कहते हैं प्योर सब्सटेंस। ये क्या होता है? ऐसा पदार्थ जो शुद्ध हो यार, अर्थात जो एक ही प्रकार के
पदार्थों से मिलकर बना हो, उसके गुणधर्म क्या हो, समान हो, उसे हम शुद्ध पदार्थ कहते हैं। अगला हमारा क्या है, मिश्रण। जब दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थ आपस में मिलते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, मिश्रण कहते हैं, जिसे हम कहते हैं मिक्सचर कहते हैं। अब हम पहले पढ़ते हैं शुद्ध पदार्थों को दो भागों में बांटा गया। पहला है तत्व या इसी को एलिमेंट कहते हैं, दूसरा भाग है यौगिक या कंपाउंड कहते हैं। अब तत्व को समझते हैं। तत्व एक ऐसा शुद्ध पदार्थ होता है जिसको हम किसी भी विधि से, भौतिक विधि, रासायनिक विधि या अन्य किसी भी विधियों से अलग अलग नहीं कर सकते हैं, उसे हम शुद्ध क्या तत्व कहते हैं। हमने क्या बताया कि तत्व एक ऐसा शुद्ध पदार्थ होता है जिसको हम किसी भी विधि से, चाहे भौतिक विधि हो या रासायनिक विधि हो, किसी भी विधि से उसको हम अलग अलग, मतलब उसके अलग अलग भागों में बांट नहीं सकते हैं। ऐसे पदार्थ को हम क्या कहते हैं, तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं, तत्व। जैसे इसमें क्या आ गया, लोहा, चांदी, कॉपर, सोना, जिंक। ये हो गया लोहा हो गया, ये चांदी हो गया, ये सोना हो गया, सॉरी ये तांबा हो गया, ये सोना हो गया और ये जस्ता हो गया। ये सब क्या होते हैं, शुद्ध पदार्थ होते हैं, इन्हीं को तत्व कहते हैं। लोहा को हम किसी भी अलग अलग भागों में बांट नहीं सकते, कितने भी इसको तोड़ दें लेकिन लोहा ही रहेगा, मतलब उसको, उसके रासायनिक भाग को हम तोड़ नहीं सकते किसी भी विधि से। अब तत्व को हम तीन भागों में बांटे हैं। तत्व को तीन भागों में बांटा गया है, धातु, अधातु और उपधातु। धातु, अधातु, धातु क्या है, मेटल, नॉन मेटल और क्या कहते हैं, मेटाबॉइल्ड। तो हम धातु को समझते हैं। धातु अधातु का एक चैप्टर आगे हम आपको पढ़ाएंगे। यहाँ हम पूरा धातु अधातु की परिभाषा बता रहे हैं, उससे कुछ एग्जाम्पल के बारे में बताएंगे। इसकी बहुत और सारी प्रक्रिया, धातु क्या है, धातु के गुण क्या होते हैं, अधातु के गुण क्या होते हैं, दोनों में डिफरेंस क्या है, उपधातुएं क्या होती हैं, कैसे बनती है, इसको हम अगली क्लास में बताएंगे। धातुओं का निष्कर्षण कैसे होता है, अधातु, ठीक है, अशुद्ध धातु से शुद्ध धातु कैसे प्राप्त किया जाता है, इसके बारे में अगली कक्षा में आपको पढ़ाएंगे। तो पहले समझते हैं धातु। धातु क्या होता है, धातु ऐसा पदार्थ होता है जो एक इलेक्ट्रॉन त्याग देता है। क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन त्याग देता है और अपने आप को क्या बनाता है, धनायन बनाता है, उसे हम धातु कहते हैं। जब कोई भी पदार्थ एक इलेक्ट्रॉन त्याग दे तो वो धनायन हो जाता है, इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, धातु कहते हैं, या इसी को हम धातु कहते हैं। अगला क्या है, अब धातु में से आ गया सोना, चांदी, जस्ता, कॉपर, जिंक, हाइड्रोगेरम। ये सब क्या है, ये सब धातु हैं। ये सब क्या करते हैं, जितने भी शुद्ध पदार्थ तत्व हैं, ये अपने नाभिक से एक इलेक्ट्रॉन त्याग देते हैं, और जब एक किसी के नाभिक से एक इलेक्ट्रॉन त्याग देते हैं तो ये अपने आप क्या बनाते हैं, धनायन बनाते हैं। इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। अगला क्या है, अधातु। इसी का विपरीत है, जब कोई पदार्थ एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ग्रहण कर लेता है, इसको हम क्या कहते हैं, अर्थात अपने आप को ऋणायन बना लेता है, इसी को हम कहते हैं उपधातु कहते हैं, सॉरी उसी को हम अधातु कहते हैं, नॉन मेटल कहते हैं। क्या कहते हैं, नॉन मेटल। जब एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है और अपने आप को क्या ऋणायन बना लेता है, इसी को हम अधातु कहते हैं। जैसे क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन आदि, ये क्या होते हैं, ये अधातु होते हैं। अब इसके बाद है उपधातु। ऐसा पदार्थ जिसमें धातुओं और अधातुओं दोनों के गुण पाए जाते हैं, ऐसे पदार्थ को हम उपधातु कहते हैं। क्या कहते हैं, उपधातु कहते हैं। जैसे आर्सेनिक, एंटीमनी और जर्मेनियम। क्या बताया कि जिस पदार्थ में धातुओं व अधातुओं दोनों के गुण पाए जाते हैं उसे हम उपधातु कहते हैं। क्या कहते हैं, उपधातु कहते हैं। जैसे आर्सेनिक हो गया, एंटीमनी हो गया, जर्मेनियम हो गया, ये सब उपधातु होते हैं क्योंकि इनमें धातुओं अधातुओं दोनों के गुण पाए जाते हैं। अब हम पहुंचते हैं यौगिक, पढ़ लेते हैं। यौगिक क्या है, जब दो या दो से अधिक तत्व एक
क्या जब दो या दो से अधिक तत्व आपस में मिलते हैं तो किसका निर्माण करते हैं? यौगिक का निर्माण करते हैं। जैसे देख लीजिए H2O, इसमें एक तत्व क्या है? हाइड्रोजन है, एक तत्व क्या है? ऑक्सीजन है। क्या बन गया? H2O, ये जल हो गया। NaCl, सोडियम क्लोराइड, क्या बन गया? NaCl, ये यौगिक है। HCl, हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, क्या बन गया? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। कहने का तात्पर्य है जब दो या दो से अधिक तत्व आपस में मिलते हैं तो किसका निर्माण करते हैं? यौगिक का निर्माण करते हैं। यौगिक को दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? दो भागों में यौगिक को बांटा गया है। एक कार्बनिक यौगिक, ऑर्गेनिक कंपाउंड, दूसरा है इन ऑर्गेनिक कंपाउंड या अकार्बनिक यौगिक। इसको समझ लेते हैं। कार्बनिक अकार्बनिक क्या होता है? कार्बनिक यौगिक या ऑर्गेनिक कंपाउंड उसे कहते हैं जिसमें कार्बन का घटक मौजूद होता है, अर्थात कार्बन हाइड्रोजन के साथ संयुक्त होता है। ऐसे यौगिक को हम कार्बनिक यौगिक कहते हैं। जैसे देख लीजिए आप CH4, CO2, ग्लूकोज C6H12, O6, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, ये सब क्या होते हैं? ये सब कार्बनिक यौगिक होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि कार्बनिक यौगिक में कार्बन के घटक उपस्थित होते हैं, अर्थात कार्बन हाइड्रोजन के साथ जरूर संयुक्त होता है। ऐसा अगर यौगिक कोई है तो हम कार्बनिक यौगिक पढ़ते हैं। अब केमिस्ट्री में इसी चीज पढ़ा जाता है। एक कार्बनिक रसायन होता है, एक अकार्बनिक रसायन होता है। इसी कंपाउंड के आधार पर केमिस्ट्री को दो भागों में बांट के पढ़ा जाता है। तो कार्बनिक रसायन में हम पूरा जो इस बुक में जो भी हम पढ़ेंगे सब कार्बन से मतलब संबंधित रहेंगे। और दूसरा होता है अकार्बनिक रसायन, उसमें क्या होता है इसको हम समझ लेते हैं। अकार्बनिक यौगिक उसे कहते हैं जिसमें कार्बन के घटक मौजूद नहीं होते, अर्थात कार्बन तत्व उसमें मौजूद नहीं होता है, उसे हम अकार्बनिक रसायन कहते हैं। इसी प्रकार यहाँ अकार्बनिक रसायन कहते हैं और यहाँ यौगिक क्या कहते हैं? अकार्बनिक यौगिक कहते हैं। तो दो ये यौगिक हैं। इन्हीं दो यौगिकों के अनुसार रसायन विज्ञान को दो भागों में बांटा गया। एक और है भौतिक रसायन है। तो तीन रसायन हम पढ़ते हैं, चाहे हम नीट की तैयारी करें, चाहे IIT की तैयारी करें, जिस भी हम कंपटीशन परीक्षा की तैयारी करेंगे वहाँ तीन रसायनों को पढ़ा जाता है। भौतिक रसायन, कार्बनिक रसायन और अकार्बनिक रसायन के बारे में पढ़ाया जाता है। अब हम चलते हैं अकार्बनिक रसायन में होता है जिसमें कार्बन का तत्व मौजूद नहीं होता। जैसे आप देख लीजिए नमक, NaCl, नमक हो गया। HCl देख लीजिए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया। तो कहने का मतलब जितने भी तत्व उसमें होंगे उसमें क्या होगा? यौगिक होंगे, उसमें कार्बन मौजूद नहीं होता। अब हम पहुंचते हैं मिश्रण पे। मिश्रण क्या है? जब दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में मिलाया जाता है तो उसे हम मिश्रण कहते हैं। हमने क्या बताया? जब दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में मिलते हैं या उनको मिलाया जाता है उससे जो प्राप्त होता है उसे हम मिश्रण कहते हैं। मिश्रण को दो भागों में बांटा गया है, एक समांगी मिश्रण और एक विषमांगी मिश्रण। इसको समझ लेते हैं। समांगी मिश्रण समझते हैं जिसको कहते हैं होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस माने समांगी मिश्रण होता है जब दो पदार्थ इस प्रकार आपस में मिले हों कि उनके कण अलग अलग दिखाई न पड़े, तो ऐसे मिश्रण को हम होमोजीनियस या समांगी मिश्रण कहते हैं। हमने क्या बताया? जब दो पदार्थ या दो से अधिक पदार्थ आपस में इस तरह मिले हों कि वो आपस में उनके कण अलग अलग दिखाई न पड़े, ऐसे मिश्रण को हम समांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे वायु वायु एक समांगी मिश्रण है। ये जो वायुमंडल में वायु पाई है इसमें जो है नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, नियान गैस होता है, अन्य गैसें उसमें उपस्थित होती है। क्या हम उस गैस में अलग अलग उनको देख पाते हैं? नहीं, हम अलग अलग देख नहीं पाते। हाँ, हम उसी वायु के मिश्रण से हम क्या ऑक्सीजन गैस को ग्रहण करते हैं। अच्छा, जैसे पानी शरबत का मिश्रण, पानी और चीनी का जो पानी और चीनी का जो मिश्रण होता है जिसे हम शरबत कहते हैं, ये भी एक क्या है? समांगी मिश्रण है। दूध में पानी का मिश्रण, दूध में पानी डाल दीजिए और दूध अलग पानी अलग नहीं दिखाई पड़ेंगे, तो वो हो गया, ये समांगी मिश्रण हो गया। उसका इसी प्रकार होता है विषमांगी मिश्रण। क्या होता है? विषमांगी मिश्रण ऐसा मिश्रण जिसमें दो पदार्थ आपस में इस प्रकार मिले हों कि दोनों के कण अलग अलग दिखाई पड़े, ऐसे
मिश्रण को हम विषमांगी मिश्रण या हेट्रोजीनियस क्या कहते हैं, हेट्रोजीनियस कहते हैं। जैसे बालू में नमक मिला दीजिए या रेत में लोहा के कण को मिला दीजिए तो लोहा का कण भी अलग दिखाई पड़ेगा, रेत का कण भी अलग दिखाई पड़ेगा। इसी प्रकार यदि हम जल में रेत या बजरी को मिला दें तब भी क्या होगा, बजरी अलग दिखाई पड़ेगा, जल अलग दिखाई पड़ेगा। तो ऐसे मिश्रण को हम विषमांगी मिश्रण कहते हैं। एक एग्जाम्पल देख लीजिए, यदि हम जल में कोई भी तेल मिला दें, चाहे पेट्रोल मिला दें, डीजल मिला दें या जो हम लोग सरसों का तेल खाते हैं उसको मिला दें तो तेल अलग दिखाई पड़ेगा और जल अलग दिखाई पड़ेगा। तो वहां पे क्या हुआ, विषमांगी मिश्रण हुआ। अब दो समांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण हमने पढ़ाया। अब मिश्रण इसके अनुसार हम एक चीज पढ़ लेते हैं, विलयन पढ़ लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है विलयन। क्या पढ़ लेते हैं, विलयन पढ़ लेते हैं। विलयन क्या है, जब दो पदार्थों को आपस में जब मिलाया जाता है तो विलयन बनता है। क्या बनता है, जिसे जो हम मिश्रण कहते हैं उसका वो क्या बनता है, विलयन बनता है। अब विलयन दो प्रकार का हो गया, समांगी मिश्रण हो गया, एक विषमांगी मिश्रण में बताया था। तो विलयन दो मूलतः इसके दो भाग होते हैं। एक होता है विलायक, एक होता है विलायक होता है और दूसरा होता है विलेय। क्या होता है, एक विलायक होता है, दूसरा विलेय होता है। इसके बारे में समझते हैं विलायक क्या होता है और विलेय क्या होता है। विलायक देखिए क्या होता है, जब कोई भी पदार्थ की मात्रा अधिक हो और जो हमने बताया विलयन, फिर समझिए, विलयन दो भागों से मिलकर बना होता है, एक विलायक होता है और एक विलेय होता है। हमने क्या बताया, विलेय क्या है, विलायक क्या है। विलायक जब विलयन में जिसकी मात्रा अधिक होती है उसे हम विलायक कहते हैं, और जो विलायक में घुलता है या मिलता है उसे हम विलयन कहते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल लेके हम आपको समझाते हैं। इसे शरबत है, क्या है, शरबत है। अब आप लोग जानते हैं शरबत कैसे बनता है, चीनी होता है और पानी होता है, चीनी होता है और जल होता है। जब चीनी और जल को आपस में मिलाया जाता है तो शरबत बनता है। और शरबत ही क्या है, शरबत को ही हम क्या कहते हैं, समांगी मिश्रण कहते हैं। अब इसमें क्योंकि जल की मात्रा अधिक होती है तो जल क्या होता है, विलायक होता है। जल क्या होता है, अब विलायक होता है, और जल में जो घुलता है, अर्थात क्या घुलता है, जल में जो चीनी ये घुल रही है विलेय होती है। क्या होती है, विलेय होती है। इसी प्रकार हम देख लें जो मिश्र धातुएं बनती हैं, क्या बनती है, मिश्र धातुएं जो बनती है उसमें अगर ऐसे स्टेनलेस स्टील बनाया जाता है, स्टेनलेस स्टील बनाया जाता है तो उसमें कैसे बनता होता है, लोहा होता है, क्रोमियम होता है और जिंक होता है। इतने मिला करके क्या होता है, लोहा बनाया जाता है। तो क्योंकि लोहा की मात्रा उसमें अधिक होती है तो लोहे की मात्रा अधिक होने का लोहा क्या होता है, विलायक होता है। और जो छोटी जिनकी मात्रा कम होती है उसे हम क्या कहते हैं, विलायक कहते हैं। कहने मतलब जो चीज घुलता है, जिस बड़े से भाग में कोई चीज घुलता है वो विलेय है, और जो बड़ा भाग होता है उसे हम विलायक कहते हैं। तो ये आज का टॉपिक था, क्या था, द्रव्य में अवस्था का परिवर्तन तथा द्रव्यों का वर्गीकरण। अगला हम आपको टॉपिक पढ़ाएंगे परमाणु की संरचना, कि परमाणु क्या है, परमाणु बना कैसे है, परमाणु मॉडल क्या है, किसने किसने परमाणु मॉडल दिया था, कौन कौन इस समय किस वैज्ञानिक का परमाणु मॉडल मतलब चल रहा है, उनका परमाणु मॉडल यथार्थ रूप से माना गया है, सही माना गया। इसको हम पूरा अगले टॉपिक में आपको पढ़ाएंगे। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और आप यूपी 888 पेट की तैयारी करते रहिए, क्योंकि आज 2 तारीख है और केवल 13 दिन बचे हुए हैं। 13 दिन में आप केवल रिवीजन पे ध्यान दीजिए। हमारे विज्ञान हो, रीजनिंग हो, इसकी जो प्लेलिस्ट बना दी गई है, आप हमारे चैनल सुनील क्लासेस को पे जाएंगे तो प्लेलिस्ट में आप देख करके पूर्ण रूप से उसका प्रत्येक वीडियो का अध्ययन करके जाएंगे। पूर्ण रूप से मेरा विश्वास है आपको वहाँ से क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।